नमस्कार, मैं रविश कुमार। नुपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही। किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर खुश होने वालों को भी अदालत की जरूरत नहीं लगती। यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी जरूरत रही या नहीं रही। क्या हर बार यह संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या उसकी हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके। इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? आरोपी का दोष साबित होने से पहले घर गिराने के लिए क्या अतिक्रमण एक नया हथियार बन गया है? क्या इसके जरिए इनको और उनको दोनों यानी आप सभी को संदेश दिया जा रहा है कि प्रदर्शन करना भूल जाइए? किसानों ने प्रदर्शन किया तो इसी मीडिया ने पहले दिन से उन्हें आतंकी लिखना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि जावेद का घर अवैध रूप से गिराया गया है, लेकिन गोदी मीडिया और एक तबका बुलडोजर की जय जयकार कर रहा है। वही इंसाफ के लिए भटक रहे आम आदमी के पांव में जांच, मुकदमा, सबूत, सुनवाई, वकील, दलील, फैसला और अपील की बेड़ियां बांध दी गई हैं। लेकिन उनके वोट से बनी सरकार ने अपने लिए इन सब बेड़ियों को तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि बुलडोजर लाकर सरकारों ने अदालतों की थका देने वाली प्रक्रियाओं के खिलाफ बगावत कर दी है। इंसाफ का मतलब प्रक्रिया नहीं, सबूत नहीं, पावर है और समर्थन है। हिंसा होती नहीं कि अतिक्रमण की गाड़ी पहुंच जाती है। बुलडोजर के पहुंचने की घटना का भी अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हिंसा के बाद यह बुलडोजर ज्यादातर मामलों में एक समुदाय के मोहल्ले में ही पहुंचता है। क्या हिंसा का दूसरा पक्ष होता ही नहीं? अब यही अंतिम न्याय और यही सही खबर है। मैं आप सभी का फूला हुआ सीना देखकर फूला नहीं समा पा रहा। वाकई आज बधाई का दिन है। आप यानी उन सभी को जिनका अपना जीवन ठीक ठाक चल रहा है और जिन्हें आजकल किसी भी बात में गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। बड़ा पोकलैंड आया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। ऐसे लोगों को इससे क्यों दर्द होगा? बुलडोजर तो शहर को सुंदर बनाने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई बार गरीब लोगों के मकानों को तोड़ चुका है। तब तो दर्द नहीं हुआ, अब क्यों हो? वैसे भी ये घर प्रयागराज के किसी मोहम्मद जावेद का है। इसमें रहने वालों के नाम परवीन फातिमा, सुमैया फातिमा, आफरीन फातिमा है। अगर आप भावुक हो रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि आफरीन फातिमा का संबंध जेएनयू से बताया जा रहा है। गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग में जिस तरह से आफरीन को जेएनयू से जोड़कर संदिग्ध और खतरनाक टाइप बताया जा रहा है, उसके बाद तो किसी जांच और सबूत की जरूरत ही नहीं रह जाती। ट्विटर पर जो लोग इस घर को ढहा देने पर खुशी मना रहे हैं, उनकी खुशी किसी नियम के तहत कार्रवाई को लेकर नहीं है, बल्कि किसी नियम के तहत या नियम के बहाने इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर है। इन लोगों के जिनके नाम हमने अभी अभी बताए। इसके बाद बहुत से लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि इन लोगों को सीधा करने का यही तरीका है। इन लोगों मतलब जिनका नाम जावेद और फातिमा होता है। मीडिया में इन लोगों के लिए कभी मास्टरमाइंड, कभी सूत्रधार, कभी दंगाई तो कभी उपद्रवी का इस्तेमाल आराम से होता रहता है। पुलिस ने भी सूत्रधार कहा है। नहीं भी कहा गया होता तब भी आप भावुक नहीं होते, इतना तो आपको जान ही गया हूं। आज की कहानी में आप नहीं हैं। आपसे मेरा मतलब वो लोग जिनके जीवन में सब ठीक चल रहा है, मतलब जो रोज दफ्तर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मकान और कार खरीद रहे हैं, शेयर बाजार में कुछ डूब गया है, $1.78 का हो गया, ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर गया है, अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही। इन सब के बीच जिनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, वैसे जिन लोगों ने निगम अधिकारियों को घूस देकर अतिक्रमण कर मकान बनाया, पार्किंग हथियाई, वैसे आप लोगों के घर बुलडोजर नहीं चला है, तब आप इस कहानी में कैसे हो सकते हैं?
आज स्क्रीन पर हम होंगे और बुलडोजर होगा। एक दिन हम ही नहीं होंगे, केवल बुलडोजर होगा। जैसे कई चैनलों की भाषा और एंकर का अंदाज अभी से ही बुलडोजर हो चुका है, धड़धड़ाने लगा है। उनके कुछ नमूने देख लीजिए तो मेरी बातों पर यकीन होगा। इस चैनल के स्क्रीन पर लिखा आया, पत्थरबाजों, बुलडोजर घर को पत्थर कर देगा। ऑर्डर क्लियर, गुनाह पत्थर तो सजा बुलडोजर। बुलडोजर घर घर दंगाई थर थर, जहां से पत्थर वहां बुलडोजर। बुलडोजर का प्रहार, योगी का संदेश तैयार। क्यों चलाई गोली, मौलाना की कैसी बोली। योगी राज में उपद्रवियों पर प्रहार। कुछ दिन पहले इन्हीं चैनलों की ऐसी बहसों और भाषा के असर को लेकर सवाल उठ रहे थे। पिछले ही हफ्ते बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को ऐसी बहसों से दूर रहने की हिदायत दी। कहा कि वे सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं पर बात करें। इन बहसों में इन चैनलों पर होने वाली बहसों का एक सप्ताह भी नहीं बीता कि फिर से इस तरह की भाषा और बहस की वापसी हो गई। मुसलमानों ने भी आलोचना की कि मौलाना हिंदू बनाम मुसलमान की बहस में जाकर माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और ऐसी बहस में उनका इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मौलाना ऐसी बहस में न जाएं। इस चैनल ने इसकी काट निकाली। आलोचना हिंदू बनाम मुस्लिम बहस की हुई। मना किया गया कि हिंदू बनाम मुस्लिम बहस में ना जाएं, तो बहस मुसलमान बनाम मुसलमान की होने लग गई। इस बहस में एक नहीं 8 मुसलमान नजर आते। इन बहसों में क्या कहा गया, सही या गलत कहा गया, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उसकी जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा गया है। जब इंसाफ का चेहरा बुलडोजर बन जाए तो उसके चल जाने के बाद सही गलत की बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो चल चुका होता है। प्रशासन की दलीलों के साबित होने की जगह तो अदालत है, मगर अब घर तो नहीं होगा जिसे प्रशासन ने अवैध निर्माण साबित कर ढहा दिया। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 10 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसकी सुनवाई 24 मई को तय थी, लेकिन जावेद की तरफ से कोई नहीं गया। 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ और इसका नोटिस चिपकाया गया कि 9 जून को खुद से ध्वस्त कर दें या 12 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अब इन सवालों का मतलब नहीं रहा कि पहले की नोटिस नहीं मिली, नोटिस बैक डेट में जारी हुई है या कब जारी हुई है। पुलिस कहती है कि इस घर से हथियार मिला है। जावेद की बेटी सुमैया कहती हैं कि जब घर खाली कर दिया गया था तब मलबे से ऐसी चीजों का मिलना संदेह पैदा करता है। आज जावेद, मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीजों को पेश किया जा सके। जावेद की बेटी सुमैया फातिमा कहती हैं कि उनके पिता ने फेसबुक पर शांति की अपील की थी। घर ढहाने से पहले खाली कर दिया गया था, तब हथियार कहां से मिल गए? जब ऐसी चीजें मिली भी तो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। हर एक सामान निकलते हुए सब लोग देख रहे थे। हम खुद लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे। उसमें जो सामान नहीं निकले थे वो किताबें थीं और हम लोग की कुछ याद भरी चीज़ें थीं और कुछ नहीं निकला था। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोग ने भी यही देखा था।
जब निकल रहा था तब कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकलती तो उस वक्त हमारी फ़ोटोज़ ना दिखाकर शायद वो लोग मीडिया वाले उस वक्त उन चीज़ों पे हाईलाइट ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ निकला ही नहीं। जब पूरा घर खाली कर लिया उन्होंने तोड़ दिया, टूट गया घर, पूरा खाली हो गया, सामान सारे बिखर गए। उसके बाद शाम में अचानक से हमारे घर से उस मलबे में से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अचानक से मलबे के अंदर से ये सब चीज़ें कैसे निकल रही हैं। जब घर खाली कर रहे थे तब क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी? दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया होगा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लेम कर रही है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिसेस दिए, वो तो एक अलग मुद्दा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जावेद साहब की वाइफ के नाम पे घर है, आपकी मदर के नाम पे घर है, लेकिन वो जो उनका जो ये कहना है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिसेस दिए, आप यहीं रहती हैं इसी घर में, क्या आपको याद है कि कोई नोटिस लेके आपके पास आया या किसी ने आपसे या आपके पिताजी या माताजी से कुछ रिसीविंग करवाई कभी पिछले 1 महीने में? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं बाकायदा जब से हमारा घर बना है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी हमारे घर में कोई नोटिस नहीं आई। सिर्फ हमारे घर, हमारे मोहल्ले में घर में किसी के घर में नोटिस नहीं आई। हम लोग रेगुलरली वाटर टैक्स, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, हर चीज़ पे करते थे। और 1 दिन पहले ही इन्होंने नोटिस भेजी और 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने तोड़ दिया पूरे घर को। आप अभी कैसे मैनेज कर रही हैं? 2 दिन पहले तक आप अपने घर में रह रही थी और अब क्या कहते हैं, आप लोग का घर ध्वस्त है पूरी तरह, मैं भी उसको देख के आया। हाउ यू मैनेजिंग? हम लोग का घर तो पूरा जा चुका है, हम लोग के पास कोई जगह नहीं। अब जो यहाँ पे जो बचे हुए रिश्तेदार हैं उन्हीं के घर में रहकर अपना गुजारा कर पा रहे हैं। जब पुलिस ये कहती है कि आपके पिताजी मास्टरमाइंड हैं या फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक भीड़ को भड़काने की कोशिश की या उकसाने की कोशिश की, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जो व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने भड़काने की कोशिश कर रही है वो चीज़ पुलिस पेश क्यों नहीं कर रही है, वो चैट्स दिखा क्यों नहीं रही है? आप उनका खुद फेसबुक अकाउंट खोलकर उनका लास्ट पोस्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने अमन की चैन की अपील करी है। हम लोग के पास है भी, कोई भी उनका फेसबुक पोस्ट खोल के देख सकता है। वो पब्लिकली ये डाल रहे हैं, जो अमन चैन की बात कर रहे हैं कि हम लोग को अपनी बात प्रशासन से मिलकर मेमोरेंडम देकर करनी चाहिए, हालांकि रोड पे जाकर प्रोटेस्ट करके। जो इंसान ऐसी अपील कर रहा है उसी दिन सवेरे वो रात में कुछ और कह रहा है, और अगर कह भी रहा है तो वो दिखाएं हम लोग को, वो सिर्फ बता क्यों रहे हैं कि ऐसा कहते थे। वो स्क्रीनशॉट्स दें, वो हम लोग को दिखाएं कि देखिए उन्होंने ये संगीन बातें करी हैं, तो वो सब दिखा क्यों नहीं रही है? तो ये साफ बता रही कि सब उनको फ्रेम करने की कोशिश करी जा रही है। इस नोटिस को लेकर अदालत में सवाल जवाब होंगे, मगर अब वो घर नहीं होगा जिसे हसरतों के साथ बनाया गया था। उम्मीद है इसे तोड़ने वालों को नींद अच्छी आई होगी, आती रहेगी, और सपने में सुंदर सुंदर घर आते रहेंगे। ऐसे सुंदर सपने आते रहें। हम अपनी कहानी में इन सपनों के लिए दुआ करेंगे। आखिर तोड़ने में मेहनत जो लगी है, प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं कि इतनी धूप में सबने मुस्तैदी से काम किया है। एक बात और समझ नहीं आ रही, जावेद के वकील कृष्णा राय और जावेद की बेटी सुमैया कह रही हैं कि उनके पिता तो प्रशासन के साथ शांति बहाली की बैठकों में जाया करते थे। तब ऐसा क्या हुआ कि जावेद ही प्रशासन के लिए खलनायक बन गए, मास्टरमाइंड बन गए? हमारे अब्बू हमेशा से प्रशासन के हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए पकड़ा गया हो या फिर कभी किसी चीज़ में उनका नाम भी नहीं रहा है, बल्कि वो हमेशा साथ में रहे। और ऐसा भी रहा है कि अक्सर एसपी लोग हमारे घर भी आए, चाय वाय भी पिए हैं, लेकिन अचानक से उन लोग ने एकदम से रंग बदल लिया अपना और अब्बू पे अचानक से कार्रवाई कर दी 1 दिन में। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके छोड़ देने की बात कोई नहीं कर रहा है। उनकी इस हिंसा से प्रशासन और आम लोगों की जान जा सकती थी। इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये रास्ता चुना। लेकिन क्या कभी कोई जान पाएगा कि हिंसा के वक्त क्या हुआ, वहां हिंसा क्यों हुई, प्रशासन से कैसी चूक हुई? क्या वाकई जावेद ही हिंसा के मास्टरमाइंड थे? क्या पुलिस का दावा इतना पुख्ता है, और पुख्ता है तब घर गिराने से पहले अदालत के फैसलों का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या पूरे मोहल्ले में अतिक्रमण से यही एक मकान बना है? प्राधिकरण को बताना चाहिए कि प्रयागराज शहर में कितने ऐसे लोगों को नोटिस भेजी गई है और वे कौन लोग हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। क्या आप नहीं जानते कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत दर्ज 120 मामलों में से 94 मामलों को रद्द कर दिया था। 7 अप्रैल 2021 के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। जिलाधिकारी मशीन की तरह आदेश जारी कर देते हैं, यह कोर्ट का बयान है।
कुछ मामलों में केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही एनएसए लगा देती है। बिना विचार और प्रक्रिया के आप किसी की स्वतंत्रता नहीं ले सकते। ये सब टिप्पणियां इलाहाबाद हाईकोर्ट की हैं जो इस अखबार में छपी हैं। यह यूपी प्रशासन और पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें अवैध रूप से एनएसए लगाने का भी रिकॉर्ड शामिल है। क्या जावेद के मामले में यूपी पुलिस का यह ट्रैक रिकॉर्ड सामने नहीं रखा जाना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना वसूलने का कानून प्रदर्शनों को कुचलने का नया हथियार तो नहीं बन गया। हम सभी जानते हैं कि प्रशासन चाहे तो किसी भी प्रदर्शन को हिंसक बना सकता है, हिंसा के हालात भी पैदा कर सकता है, लेकिन अब तो इस तरह के सवाल की संभावनाएं ही हमेशा के लिए खत्म कर दी गई हैं। इसी साल जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्व विश्वनाथ, असद रहमान की रिपोर्ट छपती है कि कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा में शामिल लोगों पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगता है। इस आरोप के कारण उन सभी को नोटिस भेजी जाती है कि आप पर जुर्माना लगाया जाता है। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सारी नोटिस एक ही समुदाय के लोगों को भेजी गई और उनमें से भी ज्यादातर गरीब लोग थे। तो क्या पुलिस और प्रशासन के दावे पर सवाल ही नहीं होंगे? इस ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी सवाल नहीं होंगे? किसी का घर इस तरह से ढहा देने पर आप जश्न मनाएंगे? इसी साल की बात है, अगर किसी पत्रकार ने रिपोर्ट नहीं की होती कानपुर के बारे में, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होता, इन लोगों को गोदी मीडिया के हिसाब से उपद्रवी मान लिया गया होता, तो जो होता वो आपकी नजर में क्या कुछ भी गलत नहीं होता? आप इतने सही हो चुके हैं। आलोक पांडे की यह रिपोर्ट आप प्राइम टाइम में देख चुके हैं। कबाड़ का काम करने वाले महनूर चौधरी की दुकान फरवरी 2020 में सील कर दी गई, कमाई बंद हो गई। उन पर आरोप था कि दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में जो हिंसा हुई उसमें कथित रूप से शामिल थे। उन्हें 21 लाख जुर्माना वसूली का नोटिस भेज दिया गया। इसी तरह रंगकर्मी दीपक को भी 60 लाख का नोटिस मिला। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इन नोटिसों को अवैध करार दिया और ऐसी 274 नोटिसों को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार ने एक तरफा फैसला किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि इन मामलों में न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे, तब प्रशासनिक अधिकारी एडीएम ने कैसे कार्रवाई का संचालन कर दिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई गाइडलाइन को अनदेखा करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? क्या प्रशासन से इतनी बड़ी चूक यूं ही हो जाती है? तो आपने देखा कि एनएसए लगाने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के बदले हर्जाना वसूलने के मामले में यूपी पुलिस और प्रशासन के क्या ट्रैक रिकॉर्ड हैं। इस बार इस कानून की बात नहीं हो रही है, अतिक्रमण के कानून की बात हो रही है। उसमें भी दो बातें हो रही हैं। एक तरफ जिला प्रशासन मोहम्मद जावेद को प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड भी कह रहा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी इस अंतर को भी रेखांकित कर रहे हैं कि पुलिस ने घर नहीं गिराया, विकास प्राधिकरण ने अपने नियमों के तहत गिराया है। बुलडोजर की कार्रवाई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। वहाँ पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। जैसे कि फ्राइडे प्रेयर्स के दिन थे, जो भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो अवश्य ही पूरी लीगल तरीके से और जो एक ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करके की जा रही है। अगर हिंसा हुई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तब क्या इसकी वसूली के लिए जावेद का घर बचाकर नहीं रखा जाना चाहिए था? जो व्यक्ति पुलिस के हिसाब से हिंसा का सूत्रधार है, जिस हिंसा से संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जान जाते जाते बची है, उसके कथित सूत्रधार की संपत्ति क्यों ढहा दी गई? अब सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली का कानून जावेद पर कैसे लागू होगा? वसूली कैसे होगी? हम फिर से यह सवाल दोहराना चाहते हैं, क्या यह केवल संयोग है कि बार बार किसी प्रदर्शन और उसकी हिंसा के बाद उसमें शामिल लोगों को मास्टरमाइंड बताया जाता है और उनका घर अतिक्रमण के नाम पर दोष साबित होने से पहले ही ढहा दिया जाता है? इसी तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चलने लगा। गोदी मीडिया का उत्साह देखते बनता था। जहांगीरपुरी के लोग हिंदू मुस्लिम बंटवारे की भाषा के खिलाफ एकजुट हो गए। गोदी मीडिया को वहां से मसाला मिलना बंद हो गया। वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई तो सबने विपक्ष को ललकारा कि बाकी नेता सड़क पर क्यों नहीं आए। यूपी में भी सपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर सवाल उठे कि विपक्ष कहां है,
जहांगीरपुरी मामले को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी। अब दिल्ली में बुलडोजर का हल्ला शांत हो चुका है। वकील संजय हेगड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुके हैं। साबित तो कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस को यह शक है कि जावेद साहब मास्टरमाइंड थे। अब हमारे कानून में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि जहां सस्पेक्ट है कोई, उनके ऊपर बगैर कोई ट्रायल, बगैर कोई लीगल प्रोसीडिंग या कार्रवाई, अपने आप पुलिस खुद सारी कार्रवाई कर सकती है, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है। तो अब मुझे पता नहीं है न्यायपालिका में अब क्या रह जाता है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि आखिर तफ्तीश के बाद क्या पुलिस कोई चार्जशीट न्यायपालिका तक ले आएगी, और उनको जरूरत क्या है। एक जमाने में ऐसा था कि अगर कोई कोर्ट किसी मंत्री के बारे में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बारे में कुछ टिप्पणी करे तो मंत्री शर्मिंदा होते थे और कभी कभार इस्तीफा भी दे देते थे। पर आजकल ये माहौल है नहीं। सुप्रीम कोर्ट चाहे फटकार लगाए या हाई कोर्ट फटकार लगाए, आखिरकार मंत्री कहता है देखा जाएगा, कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तब देखा जाएगा। तो अब शायद इन मामलों को और गहराइयों में जाने की जरूरत है। शायद घर अगर गिर भी जाए तो भी वो जो बुलडोजर एक्शन है उसकी जो लीगैलिटी है कोर्ट्स को एग्जामिन कर देना चाहिए, और उचित केस में मुआवजा भी देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो अधिकारी है जो ऐसे फैसले लेते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को भी यही कहा जाना चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग ठीक लगती है, लेकिन नुपुर का सर कलम करने, फांसी देने की बात कहां तक जायज है। ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्यों कहा, क्या ऐसा कहकर इम्तियाज ने उन लोगों को और खुराक नहीं दिया जो जावेद के घर तोड़े जाने पर खुश हो रहे हैं, या वो माहौल नहीं बनने दिया जिसकी आड़ में किसी जावेद का घर तोड़ दिया गया। सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी। जब नुपुर शर्मा का बयान आया तब खुद से उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, तब क्यों की जब खाड़ी के देशों ने नाराजगी जाहिर की। भले ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटा दिया, लेकिन ट्विटर पर आज भी उनके समर्थन में अभियान चलते हैं। तरह तरह की मीम में उन्हें नायिका की तरफ पेश किया जाता है। बेशक पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिन्होंने नुपुर के समर्थन में बयान दिए हैं, लेकिन इस तरह के हैशटैग तो चल ही रहे हैं, मीम भी बन रहे हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट कीजिए। change.org में नुपुर शर्मा के समर्थन में 1,83,000 से अधिक लोगों ने दस्तखत किए हैं। खुद को नमो फैन कहने वाला व्यक्ति नुपुर के समर्थन में अभियान चला रहा है। अगर इतने ही लोग आज जावेद के लिए दस्तखत कर दें तो गोदी मीडिया इन्हें आतंकी और उग्रवादी और इनका समर्थक लिखने लगेगा। क्या आप नहीं देख पा रहे कि गोदी मीडिया, राजनीतिक दल और प्रशासन नुपुर शर्मा के लिए अलग भाषा और नैतिकता का इस्तेमाल करता है, मोहम्मद जावेद के लिए अलग भाषा और साथ में बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने पत्रकारिता के छात्र अलन सुहैब और ताहवा फसल के मामले में कहा कि अगर सरकार ने किसी किताब को बैन किया है और वह किताब किसी के पास है तो आप मुकदमा कर देंगे। यह एनआईए को कहा। किसी किताब और नारों के आधार पर यूएपीए का केस दर्ज नहीं हो सकता। प्रयागराज में भी आफरीन के घर से किताब मिलने की बात हो रही है, पन्नों को पढ़े जाने की बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से, पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक की पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है। 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीजें अभी तफ्तीश में है, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। अली अहमद की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल रहा है इसमें भूमिका पाई जा रही है? आफरीन का
जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस के इस बयान में आफरीन फातिमा के बारे में कुछ भी ठोस नहीं कहा है, पुलिस ने नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की भाषा में आफरीन को कई तरह से संदिग्ध बना दिया गया है, सोशल मीडिया की भाषा में भी। शाहीन बाग और जेएनयू से कनेक्शन को इस तरह लिखा जा रहा है जैसे किसी को संदिग्ध बनाने के लिए ये दोनों प्रमाण काफी हों। शाहीन बाग एक वैध आंदोलन था जिससे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार तक नियुक्त किए। आज के दैनिक जागरण में छपी इस खबर को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अखबार लिखता है कि जावेद के घर मिले आपत्तिजनक कागजात कर रहे हैं बड़े षड्यंत्र का इशारा। आपत्तिजनक कागजात क्या है, इसका ब्यौरा नहीं है। एक और सुर्खी है कि इंटरनेट मीडिया पर छाया मास्टरमाइंड की बेटी का शाहीन बाग कनेक्शन। अखबार लिखता है कि उसकी बेटी आफरीन फातिमा का शाहीन बाग में चले धरना प्रदर्शन से कनेक्शन सामने आया है। वह देशद्रोह के आरोप में बंद शर्जिल इमाम की भी नजदीकी बताई जाती। हालांकि जिले के पुलिस अधिकारी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। यह पंक्ति भी अखबार से है। पुलिस आफरीन की पूर्व की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। अखबार लिखता है कि आसार हैं कि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मौसम समाचार की तरह आसार के आधार पर फातिमा का कनेक्शन कहां से कहां जोड़ दिया जा रहा है। ऐसा कई अखबारों और कई चैनलों की रिपोर्टिंग में हुआ है। पुलिस ने भी मिलता जुलता कुछ आधा अधूरा सा बयान दिया है। किसी का घर इस तरह से ढहा दिया गया, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। जावेद और फातिमा को फिक्र करने दीजिए। आप जिस तरह से रोजाना पार्टियों में जाने की तैयारी में रहते हैं, तैयारी करते रहिए। क्या आप जानते हैं कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर किसी को बुलाकर घंटों हफ्तों पूछताछ का रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है कि ईडी टॉप कर जाए जांच एजेंसियों में। पिछले 17 साल में केवल 25 मामलों में सजा हुई है जो ईडी ने दर्ज की है, जबकि ईडी ने 5422 मामले दर्ज किए हैं। आज ईडी ने राहुल गांधी से बुलाकर पूछताछ की तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह मार्च किया। प्रियंका भी उनके साथ दिखी। कांग्रेस ने घोषणा कर रखी थी कि वह राहुल के साथ ईडी तक मार्च करेगी। पुलिस ने इसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हें तोड़कर आगे बढ़ते रहे। हालांकि ईडी दफ्तर के आगे उन्हें रोक लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो गाड़ियां हैं वो थाने के बाहर खड़ी हैं और वो थाने के अंदर फिलहाल गई हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई नेता लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनको अब पुलिस एक बार फिर से डिटेन कर रही है। तुगलक रोड थाने के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं और थाने के बाहर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। जो देश के अंदर आतंक मचा रखा ईडी ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। पूरा देश चिंतित है। ईडी वाले घुसते घरों में 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं और कहते हैं हमें मालूम है कुछ नहीं मिला यहाँ पर, तो ऊपर ज़्यादा जाएगा तब बाहर निकलेंगे। ये हालात बना रखे हैं पिछले लंबे अरसे से। जो एफआईआर ही नहीं हुआ, कोई केस ही नहीं बना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से हथकंडा अपनाई है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही है। उस संस्था को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसे सहायता दे दी तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। देश के दूसरे शहरों में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी नजर आई। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई सहित तमाम शहरों में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। 25 शहरों में ऐसे प्रदर्शन चलते रहे। एनडीटीवी से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, सरकार गांधी परिवार से डरी हुई है। डराने की कोशिश जितना भी करेंगे हम उतने ही और बुलंद होंगे और उठेंगे और बढ़ेंगे, एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे और देश के लोगों के लिए पूरे उनके हित में काम करेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि ये पूरी कवायद
गांधी परिवार की दौलत बचाने के लिए है। आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। मगर ये प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन पर दबाव बना सकेगी कि इसके दुरुपयोग से सरकार डरे। ये बात आने वाले दिन में ही पता चलेंगे। नई दिल्ली में मुकेश सिंगर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आम राय बनाने के लिए नियुक्त किया है, जो पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियों से बात करेंगे। उधर विपक्ष की ओर से अभी किसी उम्मीदवार का नाम स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस सिलसिले में शरद पवार को समर्थन देने को तैयार है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीते गुरुवार इस सिलसिले में शरद पवार से मुंबई में मिल चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने फोन पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव की साझा रणनीति बनाने के लिए बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 13 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया और आगे रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी बिगड़ी तबीयत का हवाला दिया, जबकि ईडी के वकील ने दावा किया कि वो जानबूझकर दवाएं नहीं ले रहे हैं, जिसका सत्येंद्र जैन के वकील ने खंडन किया। मंगलवार को सत्येंद्र जैन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि 2015-16 के दौरान जब वो मंत्री थे तो उन्होंने शेल कंपनियों की मार्फत 4 करोड़ 81 लाख का घपला किया, जिसे आम आदमी पार्टी ने गलत बताते हुए मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। देश में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 8,084 नए कोविड केस सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई। कोविड से मरने वालों में 3 दिल्ली, 3 केरल, 2 महाराष्ट्र और 1 मिजोरम और पंजाब के हैं। कोविड का पॉजिटिविटी रेट 3.24% हो गया, जबकि 10 दिन पहले ये रेट 0.95% था। कोविड के 81% ताजा केस सिर्फ 4 राज्यों से आए हैं। ये हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और दिल्ली। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई से हैं। पूरे राज्य के 22% कोविड केस मुंबई से रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में कोविड की संक्रमण दर 11% के पार पहुंच गई है। मुंबई के अस्पतालों में कोविड के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद 10 दिन में 200% बढ़ गई है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।